Hello everybody, this is Dr. Belize and today we'll discuss important aspects related to preconceptional care. So first let us know कि ये preconceptional care का मतलब क्या होता है. As the name suggests, preconception means before a woman conceives, pregnant होने से पहले जो केयर दिया जाता है उसे कहते हैं प्री कंसेप्शनल केयर. एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? इसका एम क्या है? इसका एम है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ऑल वुमेन बिलोंगिंग टू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बिफोर कंसेप्शन सो दैट वी कैन इम्प्रूव द प्रेगनेंसी रिलेटेड आउटकम्स. तो जनरली होता ये है कि जब तक कि आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी 4-4.5 हफ्ता गुजर चुका होता है. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जब आपके बच्चे या फीटस जिसे कहते हैं उसका डेवलपमेंट होता है. मतलब उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसके हर तरह से डेवलपमेंट हो रही होती है. तो तब तक कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे प्रिवेंट किया जा सकता था वो मिस हो जाता है. तो इस तरह से प्री कंसेप्शन केयर इस टाइम पे हेल्पफुल होता है. स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क विमेन होते हैं. हाई रिस्क मतलब कि या तो उनकी लाइफस्टाइल में कोई हाई रिस्क फैक्टर होता है या उनकी कोई एसोसिएटेड उनमें कोई हाई रिस्क डिजीज़ है जिसे प्रेगनेंसी से पहले अगर हम इम्प्रूव कर लें या एडजस्ट कर लें तो हम जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फीटस से रिलेटेड, आपके बच्चे से रिलेटेड जो भी आउटकम रहे वो इम्प्रूव हो सके. प्री कंसेप्शनल केयर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. तो सबसे पहले इसमें ये जानना ज़रूरी है कि मैटरनल वेट मतलब मदर का वेट ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा अंडर वेट होना या बहुत ज़्यादा ओवर वेट होना या ओबीस होना ना ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, फीटस के हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है. प्लस प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इन ऐसी औरतों में ज़्यादा देखी गई. इसीलिए डाइट से या एक्सरसाइज से आप कोशिश कर सकते हैं कि अपनी वेट को ऑप्टिमाइज करने की. जितने ज़्यादा नॉर्मल बीएमआई की तरफ आपकी वेट रहेगी उतना हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी रहेगी. तो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई होता है 18.5 to 24.9 या 18.5 to 25. लेस देन 18.5 अंडर वेट होता है, 25 to 29.9 इज़ ओवर वेट और मोर देन 30 इज़ ओबीस. इसमें भी होता है ऐसे पर्सन्स में वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होती है उसकी भी गाइडलाइंस है. सो हम क्यों ना अपनी वेट पहले ही मेंटेन करने की कोशिश करें. सेकंड हो जाएगा, अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी 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 गुड एंड हेल्दी आइडिया टू स्टॉप योर अल्कोहल कंजम्पशन. बहुत ही एक फीटल रिस्क होता है उसमें, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो कि आपके फीटस को ऑब्वियसली एनिमल्स बना सकता है. सेकंड, स्मोकिंग. क्विट स्मोकिंग इफ़ यू आर अ स्मोकर. इवन ओकेजनल स्मोकिंग भी अच्छी नहीं है. तो स्मोकिंग के भी अपने इफ़ेक्ट्स है फीटस पे भी, मदर पे भी. फीटस में फीटल ग्रोथ कम हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबीज़ हो सकते हैं, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में प्री टर्म लेबर्स हो सकता है. तो अवॉइड और स्टॉप स्मोकिंग. अवॉइड यूज़ ऑफ एनी ड्रग्स सच एज कोकेन. This is also
अनहेल्दी फॉर बोथ यू एंड योर फीटस एंड योर बेबी। अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो प्री कंसेप्शनल केयर में आपको अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, मान लीजिए आयरन की डेफिशिएंसी है, अनीमिया, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो अगर वो आप प्रेग्नेंट होने से पहले इम्प्रूव कर लेंगे तो वो आपको ऑब्वियसली बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बेबी के ग्रोथ पे भी गुड इफेक्ट होता है। सो इफ़ यू आर anemic, meet your doctor and improve it either by diet या by iron supplements। एक और सप्लीमेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैलफॉर्मेशन जिसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसे प्रिवेंट करने में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट पाया गया है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्री प्रेगनेंसी एटलीस्ट 3 मंथ पहले से ही आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैटरनल डिजीज़ेस जो कि प्री कंसेप्शनल केयर से हम अपने प्रेगनेंसी आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे दवाइयाँ ले रहे हैं जो फीटस, आपके बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के दौरान रिस्की हो सकता है, तो आपके डॉक्टर उन दवाइयों को रिप्लेस करके सेफ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, जो कि नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। HbA1c एबनॉर्मल होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल नहीं है। तो जितनी HbA1c की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतना रिस्क होगा आपके फीटस को, अपने बच्चे को डेवलपमेंटल एनोमली का। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अगर डायबिटिक हैं तो हम अपने डॉक्टर से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें और उनकी एडवाइस को फॉलो करें बिफोर प्रेगनेंसी, इट्स बेटर। प्लस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो आपको इन्वेस्टिगेट कराकर रूल आउट करना होगा अपनी डायबिटीज़ को। डाइट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। सेकंड, हाइपरटेंशन या रेज्ड बीपी। हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी काफ़ी सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि टेराटोजेनिक पाए गए हैं, जैसे AC इनहिबिटर्स। तो बहुत ही ज़रूरी है ऐसे ड्रग्स को रिप्लेस करके सेफ ड्रग्स, सेफ मेडिसिन्स लेना, ताकि अगर हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फीटस पे कोई रिस्क नहीं हो। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा एपिलेप्सी। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर नॉन टेराटोजेंस। स्पेसिफिकली अगर आप वैल्प्रोइक एसिड लेते हैं, अगर आप फिनाइटोइन लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही जाकर अपने डॉक्टर से मिलकर या तो दवाइयों को चेंज करें। अगर आप बहुत सारी दवाई लेते हैं एपिलेप्सी के लिए तो आप मोनोथेरेपी में आ जाएं। और आपकी हिस्ट्री को देखकर हो सकता है आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों को ओमिट भी करें, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होती हैं। तो एपिलेप्सी अगर है या आपके फैमिली में किसी को है तो ये प्रीकंसेप्शनल विजिट टू योर डॉक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड डिसऑर्डर बहुत ही आजकल प्रिवेलेंट देखा गया है, विमेन में स्पेशली। तो ये डिटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है प्रीकंसेप्शनली, क्योंकि फीटस में या आपके बेबी में आगे जाकर मेंटल डिसऑर्डर या लो मेंटल एबिलिटी की रिस्क होती है।
हाइपोथायराइड पेशेंट्स में के बेबी में। तो अगर आपकी डिटेक्ट नहीं हुई है तो दवाई स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर पहले से थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी ड्रग की डोज को बढ़ानी पड़ सकती है। ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आप एंटी एपिलेप्टिक कोई दवाइयाँ लेती हैं या आप डायबिटिक है तो आपको अपनी फॉलिक एसिड जो रिकमेंडेड है वो 5 mg डोज में लेनी पड़ती है। रिकमेंडेड नॉर्मल वुमेन के लिए 400 माइक्रोग्राम होते हैं, बट ऐसे वुमेन जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस लेती है उनके लिए डोज इंक्रीज़ होना पड़ता है 5 mg। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीकंसेप्शनली जो फॉलिक एसिड लेती हैं तो वो इस डोज में लें। अब नेक्स्ट आते हैं हम कुछ जेनेटिक डिजीज़ेस। तो ये जेनेटिक डिजीज़ेस या तो आपको हो सकती है, आपके फैमिली में हो सकती हैं, तो ज़रूरी है इसे इन्वेस्टिगेट कराना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हीमोग्लोबिनोपैथी सच एज थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया। तो ये सारे हीमोग्लोबिनोपैथी को पहले ही डिटेक्ट करके ये फ़ायदा हो सकता है कि आपके बेबी में रिस्क कितना है, मतलब आपके और आपके पार्टनर दोनों की हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वेस्टिगेशन से हीमोग्लोबिनोपैथी डिटेक्ट हो सकती है। तो आपके फीटस को कितना रिस्क है ये भी पता किया जा सकता है। तो अब अगर आपको डिटेक्ट नहीं हुई है तो ये इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए। अदर जेनेटिक डिजीज़ में है कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज सच एज, सबसे इम्पॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। अगर आपके फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम है तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। कुछ मेडिकल डिजीज़ भी में भी जेनेटिक बेसिस होता है सच एज हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़। तो ये सब भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। एक इम्पॉर्टेंट इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो इसमें डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि आपके फीटस में, आपके बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो। जेनेटिक डिजीज़ेस इसीलिए जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रांसमिट हो सकते हैं आपके ऑफस्प्रिंग पे। तो कितने परसेंटेज रिस्क है, क्या अगर आपके फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम है तो आपके बच्चे को भी होने का रिस्क है, चांस है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, ये सारे डिस्कशन और सल्यूशन निकालना ज़रूरी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इम्यूनाइजेशन, मतलब कुछ वैक्सीन्स जो आप प्रेगनेंसी से पहले ले सकते हैं। कुछ वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में सेफ़ होते हैं, कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी में अनसेफ होते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइव वैक्सीन्स जैसे कि मम्स, मीज़ल्स या रूबेला के वैक्सीन्स, येलो फीवर, चिकन पॉक्स के वैक्सीन्स, ये सब अनसेफ होते हैं। और अगर आप ये प्रेगनेंसी से पहले लेते हैं, कंसेप्शन से पहले लेते हैं, तो बेटर है कि 1-2 महीने के बाद आप कंसीव करने की कोशिश करें। बहुत लोगों को एडवाइस किया जाता है कि रूबेला की वैक्सीन अगर हो सके तो आप पहले ही ले लें अगर आप पहले से इन्फेक्टेड नहीं हुए हों, क्योंकि ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स कॉज करता है अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो। सेकंड थिंग है, अगर आपको हाई रिस्क बिहेवियर फॉर हेपेटाइटिस बी है, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आप प्रेगनेंसी से पहले ले सकते हैं, हालांकि ले लेना चाहिए। हालांकि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान भी सेफ़ है। तो सेफ़ वैक्सीन में से कौन से होते हैं? टॉक्सॉइड वैक्सीन सच एज टेटनस टॉक्साइड, जो अक्सर लोग प्रेगनेंसी में लेते हैं, वो सेफ़ होती है। किल्ड वैक्सीन्स या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स सच एज हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल, मेनिंगोकॉकल, ये सारे वैक्सीन्स सेफ़ होते हैं प्रेगनेंसी में। रेबीज़ भी इज़ अ सेफ वैक्सीन।
तो और अभी रिसेंटली कोविड-19 वैक्सीनेशन के भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या तो भी आप ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि आप पहले ही ये वैक्सीन ले लें, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री भी डिस्कस करना प्री कंसेप्शनली इम्पॉर्टेंट है, सच एज अगर आपको मल्टीपल अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, अगर आपको टाइम से पहले डिलीवरी मतलब प्री टर्म बर्थ की हिस्ट्री है, अगर आपको स्टिल बर्थ की हिस्ट्री है, तो ये सब डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि एक प्लान बना सके कि प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें कैसे डील करें, ताकि जो आपके साथ हो चुका है वो दोबारा नहीं हो। Let us know some known teratogens which are known to cause fetal malformations, such as isotretinoin, which is used in acne. So you should stop this drug before you plan a pregnancy. Next, warfarin is an anticoagulant. Then we have certain anti-epileptics such as phenytoin, valproic acid, antihypertensive such as ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers, lithium, which is used in the treatment of manic depressive illness, certain antibiotics such as tetracyclines, chloramphenicol. Then we have a certain male hormones such as androgens, anti-neoplastic or anti-cancer drugs. All these medicines are known to be teratogenic, so we should avoid using them during pregnancy or stop or find an alternative preconceptionally. तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्री-कंसेप्शनल केयर जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे प्रेगनेंसी आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम अपने प्रेगनेंसी से पहले ही अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें तो हमारी प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक हेल्दी और सेफ हो सकती है। इसीलिए आज के ज़माने में आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है, और जैसे कि हर चीज़ आप प्लान करके करते हैं तो बेटर है कि अपनी प्रेगनेंसी को भी प्लान करें ताकि कुछ भी नेगेटिव आउटकम को हम मिनिमाइज़ कर सकें। प्री कंसेप्शनल केयर एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। इसमें ऑब्स्टेट्रिशियन, आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, फिजिशियन जिनके भी ज़रूरत हो उनके साथ डिस्कस करके एक ऑप्टिमल प्लान और इन्वेस्टिगेशंस कराकर आपकी प्रेगनेंसी में रिस्क्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, आपको एक हेल्दी बेबी भी मिले। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।